आज हम अपने वीडियो में देखने वाले हैं ओवर्ट नार्सिसिज्म के बारे में। कोवर्ट नार्सिसिज्म के बारे में तो काफी सुना होगा, उसी तरह ओवर्ट नार्सिसिज्म भी होता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ ये ओवर्ट नार्सिसिस्ट कैसे होते हैं, उनके लक्षण क्या है, उनके हैबिट्स क्या है और ये कितने खतरनाक होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाय, माय नेम इज रजनी और दिल की बात में फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओवर्ट नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा लाउड होते हैं। इनके एक्शंस, इनके बिहेवियर और इनका फेशियल एक्सप्रेशन इतना लाउड होता है कि कोई दूसरा भी इन्हें बहुत इजीली नोटिस कर पाता है कि इनमें कुछ अलग बात है। अब हर कोई चिल्लाने वाला व्यक्ति, हर कोई झगड़ा करने वाला व्यक्ति नार्सिसिस्ट है ये ज़रूरी नहीं होता है। ये नार्सिसिस्ट कब कहलाते, ये इनका रिपीटेटिव पैटर्न होता है। अगर ये ही एक ही चीज तुम्हारी बार बार दोहराई जा रही है, अगर तुमने नोटिस किया है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, ये तो हर चीज में ऐसा ही कर रहा है, तो वो एक नार्सिसिस्ट होता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं मदर इन लॉ का। अगर एक मदर इन लॉ ओवर्ट नार्सिसिस्ट है तो वो कभी नहीं चाहेंगी कि उनकी जो बहू है वो अपने बेटे के साथ, यानी उनके बेटे के साथ कभी भी अच्छे से रिश्ता जी सके। वो अक्सर उन दोनों के बीच में जरूर आएगी और कुछ न कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी जिस वजह से बहू बेटे के बीच दरारें पैदा हो जाएंगी। अक्सर ओवर्ट नार्सिसिस्ट के बेटे मम्माज बॉय कहलाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अपने मम्मी के खिलाफ कोई भी शब्द सुनना पसंद नहीं होता है। जब कोई बहू घर में आती है, वो जब उनका रिपीटेटिव पैटर्न को नोटिस करने लगती है तो तब जाके यदि वो अपने हस्बैंड से शेयर भी करती है तो उनका हस्बैंड कभी भी उस चीज को बिलीव नहीं करता है, क्योंकि अक्सर चीजें बिहाइंड द सीन होता है। जब भी बेटा अपने ऑफिस या फिर बिजनेस कहीं पे भी जा रहा है तो उसके अब्सेंस में ड्रामा क्रिएट होता है। मतलब जैसा ही वो घर से निकल गया, फिर किसी न किसी चीज से उस ओवर्ट सासू माँ को अपना फ्रस्ट्रेशन अपने बहू पे निकालना ही होता है। एक छोटे से छोटे मैटर को वो इतना बड़ा बना देती है। मान लीजिए तुमने कोई खाना ही क्यों ना बनाया हो, उस खाने में थोड़ा नमक क्या ज्यादा पड़ गया, मिर्ची क्या ज्यादा हो गई या तेल क्या थोड़ा ज्यादा हो गया, तो वो उस चीज से भी लड़ाई करेगी और ये भी कहेगी कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं। ऐसे कुछ तो बातें बोलेगी जिससे उसे हर्ट होता ही है और इनका टारगेट दूसरों को हर्ट करना होता ही है और ये बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होते ही है। और इन लोगों को लगता है कि इनसे अच्छा और इनसे परफेक्ट दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि ये अक्सर देखा जाता है अपने जमाने की बखाने करते हुए फिरेंगे कि हमारे जमाने में तो हमने ऐसा नहीं किया था, हमने हमारी सास की रिस्पेक्ट की थी, सास ससुर को हमने बहुत अच्छे से देखा था और आप देखो आपको तो एक बात सहन नहीं होती है, हमने एक बात क्या कह दी तो आप इस पर से दो बातें ज्यादा की कह देते हो। मतलब तुम एक अच्छी बहू कैसे हो सकती हो, और मेरा बेटा तो तुम्हारे चक्कर में फंस गया है, वो जोरू का गुलाम बनने के इसमें है। वो अक्सर अपने बेटे के माइंड में ऐसा पॉइजन भर देती है कि ऑटोमेटिकली वो बेटा जो है अपने वाइफ को लेके थोड़ा सा दूरियां बनाना स्टार्ट कर देता है। अब वो वाइफ कभी भी कुछ भी कहती है अपनी मदर इन लॉ के खिलाफ तो वो सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। उसको लगेगा कि कहीं माँ बेटे के बीच में दूरियां पैदा करने के लिए ये बातें की जा रही है। वो अक्सर कहते हुए भी नजर आएगा कि तुम अब चाहती हो कि मैं अपने बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप को अपने से दूर कर लूँ, इस उम्र में उनको अपने से अलग कर लूँ, तुम अलग रहना चाहती हो या फिर तुम्हारे ख्वाहिशें ऐसे है कि तुम्हें अपना लाइफ एंजॉय करना है, तुम इन लोगों को अब देखना नहीं चाहती हो, इनकी जिम्मेदारी तुम उठाना नहीं चाहती हो। ये इस तरह की बातें अक्सर देखी जाती है, लेकिन वो असलियत क्या है, जड़ तक जाना वो कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि वो खुद भी अब मम्मास बॉय है तो वो अपनी मम्मा को कभी भी रॉन्ग नहीं समझेगा। अब रिलेशन इतना टॉक्सिक हो चुका है कि तुम अपने हस्बैंड से कुछ कह नहीं पाते हो, उन्हें समझा नहीं पाते हो, और ये जो ओवर्ट सासू माँ है वो अक्सर तुम्हें उसके पीठ पीछे ताने मार रही है। और जरूरी नहीं है उसकी पीठ पीछे, कई बार ऐसा होता है किचन में और कोई भी काम कर रहे हो, भले ही बेटा वहां प्रेजेंट है, लेकिन इस तरह की बात ताने में बोल दी जाती है क्योंकि ये ओवर्ट है, ये छुप के नहीं करते हैं, इनमें इतनी हिम्मत होती है इनको, क्योंकि ऐसा लगता है कि मतलब हम ही यहाँ के राजा है, हमने मतलब हमारा ही रूल चलना चाहिए। ये ओवर्ट नार्सिसिज्म का ये खासियत होता है कि वो अपने आप को राजा मानते हैं और वो अपने आप को रूल करना चाहिए, मतलब हमारा ही रूल यहाँ पे चलना चाहिए। मतलब वो हमेशा दूसरों को डोमिनेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। इनका प्रेजेंस इतना टॉक्सिक होता है कि जैसे ही वो आपके इर्द गिर्द आते हैं तो आपको थोड़ा सा एंजाइटी फील होना स्टार्ट हो जाता है। एक अजीब सा वातावरण में
मतलब वो ऑरा खराब हो जाता है, वो वातावरण में ऐसा कुछ नेगेटिविटी फैल जाता है कि आप चैन की सांस नहीं ले पाते हो। इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन ये है क्योंकि इनका जो टॉक्सिसिटी है वो एनवायरनमेंट को इतना टॉक्सिक कर देता है कि उनको मतलब सामने वाले एम्पैथ को, मतलब आप जो है एक एम्पैथ हो जो भुगत रहे हो उनसे, तो इनका प्रेजेंस इतना ज्यादा टॉक्सिक होता है कि आप खुल के सांस भी नहीं ले पाओगे। इतना एंजाइटी फील होगा जब भी आपके इर्द गिर्द ये ओवर्ट नार्सिसिस्ट होते हैं। आपको हमेशा ये डर लगा रहेगा कि अब कुछ बोल देंगे, किसी बात पे कुछ बोल देंगे, पता नहीं हमें वॉच कर रहे होंगे। अगर आप किचन में कुकिंग भी कर रहे होगे ना, तो आपको एंजाइटी इतनी इस कदर बढ़ जाएगी, ऐसा लगेगा कहीं वो पीछे से मुझे देख रहे हैं। आप कोई भी काम कर रहे होते ना तो ऐसा फील होता है कि कोई वॉच रख रहा है तुम पे, क्योंकि ये वॉच रख रहे होते हैं। क्योंकि ह्यूमन बीइंग को, स्पेशली लेडीज को, ऊपर वाले ने ये एक सिक्स सेंस दिया है। तुम मानो या न मानो, ये सिक्स सेंस लेडीज में होता ही है कि थर्ड पर्सन यदि आप उसको नहीं भी देख रहे होते हैं तो वो अगर हमको स्टेयर कर रहा होता है, एक टक लगाए हमें देख रहा होता है या वॉच रख रहा होता है ना, तो हमें ये सिग्नल ऑटोमेटिकली पहुंच ही जाता है। अब चाहे वो ओवर्ट नार्सिसिस्ट की बात हो रही हो, चाहे सड़क पे चल रहा कोई मन चला आशिक हो, या फिर कोई लोफर ही क्यों ना हो, कोई भी स्टेयर कर रहा होता है तो वो अगर उसको नहीं भी देखती है तो उसको पता चल जाता है और उसको उसके इंटेंशंस भी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगते हैं। और एक ओवर्ट नार्सिसिस्ट कभी भी घर में इस तरह एंटर करते हैं कि लोगों को पहले ही पता चल जाता है कि हाँ अब भाई ये एंट्री मारने वाले हैं, ये आने वाले हैं करके थोड़ा सा दहशत फैल जाती है। मतलब वो दहशत इस तरह होती है, मान लीजिए ओवर्ट, अब मैं सासू माँ की बात नहीं कर रही हूँ, एक हस्बैंड हो सकता है या सिबलिंग्स हो सकते, कोई भी हो सकता है ओवर्ट, ठीक है। तो उसकी गाड़ी, उसकी कार की आवाज, उसकी बाइक की भी आवाज आई ना, तो मतलब कुछ भी कर रहे हो ना, थोड़ा सा दहशत से थोड़ा सा ऐसे बैठ जाओगे, एक तरह का डर बैठ जाएगा कि भाई मतलब मोबाइल हाथ में है तो मोबाइल छोड़ के दूसरे काम में लग जाओगे, टीवी देख रहे हो तो टीवी बंद करके अचानक से काम में बिजी हो जाओगे। मतलब वो हर अच्छी चीज जो तुमको पसंद है, तुम एंटरटेन कर रहे हो, तुम एंजॉय कर रहे हो, जो तुम्हारी पसंद की चीज है, तो वो सारी चीजों को तुम साइड में रख देते हो और उनको क्या चाहिए वो ध्यान में रखते हुए, अगर वो हमें आने के बाद क्या बोलने वाला ये माइंड में रख के, वो चीजों से दूर हटके तुम बिल्कुल एक काम में फोकस करने की कोशिश करते हो। दिखावे के लिए ही सही, लेकिन तुम कुछ ना कुछ काम में बिजी होने का नाटक तो भी करते हो, क्योंकि ये एक तरह का दहशत है। क्योंकि उन्होंने इतना डरा के रखा होता है कि तुम उनके प्रेजेंस में ये सब नहीं कर सकते। ये एक टॉक्सिसिटी का और एक रेड फ्लैग का संकेत है। इस चीज को समझना होगा, क्योंकि एक आम रिलेशनशिप में या एक नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड में ये सारी चीजें नहीं होती है। ये सिर्फ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप या फिर एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में ही ये चीजें होती है। अब ओवर्ट नार्सिसिस्ट डोमिनेटिंग तो होता ही है, लेकिन वो कोई चीज छुपके नहीं करता है। मान लीजिए एक सासू माँ है और उसके घर में कोई मेहमान आए हैं, या उसकी बेटियां आई है, या फिर कोई रिलेटिव्स आए हैं, या फिर कोई भी आए हो, लेकिन उसको किसी बात का डर तो होता ही नहीं है। वो क्या करती है कि अपनी बहू के खिलाफ जो भी बातें होती है नेगेटिव वाली, तो वो सारी बातें जो है ना थोड़ा लाउड बोलती है। इस कदर बोलती है कि उसकी बहू क्लियर कट सुन सके कि आखिर मेरी ही बात चल रही है, मेरी ही बात चल रही है, जानते हुए भी वो वहां आके भी वो उनको कुछ नहीं बोल सकती है, क्योंकि उसका बिहेवियर वो जानती है। मैंने एक बात क्या बोल दिया तो घर में तमाशा हो जाएगा, तो वो मन ही मन में घुटती रहती है। मतलब ये पैटर्न रिपीट होता रहता है, इसीलिए उसे ओवर्ट नार्सिसिस्ट कहा गया है। नहीं तो वो नार्सिसिस्ट नहीं कहलाएगा। एक बार दो बार होता है तो वो नार्सिसिस्ट नहीं होता है। जो रिपीटेटिव पैटर्न होते हैं वही नार्सिसिज्म डिसऑर्डर में आता है। क्योंकि ओवर्ट नार्सिसिस्ट को किसी चीज का खतरा नजर नहीं आता है, उसको पता है अच्छे से, क्योंकि वो मैनिपुलेटिंग गेम बहुत अच्छा सा खेल सकते हैं। मान लीजिए बहू कुछ एक शब्द बोल देती है, तो वो हमेशा यही जताएंगे कि हमारी बहू हमको खुश नहीं रख रही है, वो हम पे जुल्म करती है। एक कहानी बनाने में ना वो लोग उस्ताद होते हैं। लोगों को ऐसा पिक्चर दिखाएंगे कि लोग उस पिक्चर में इतना मतलब लीन हो जाएंगे। ये जो ओवर्ट नार्सिसिस्ट होते हैं इतना अच्छा मैनिपुलेटिव गेम खेलते हैं कि वो जानबूझकर अपने रिश्तेदारों के सामने वो तुमसे ऐसी कोई बात बोल देंगे कि तुम्हारे मुंह से ऐसे कुछ उगल जाएगा। मतलब तुम कुछ बोल दोगे तो वो रिश्तेदार क्लियर कट देख लेंगे, तो उनको इस ओवर्ट नार्सिसिस्ट की बात सच लगने लगेगी। हाँ तुमने तो सही कहा था, ये वैसे ही है जैसा तुमने कहा था।
हम तो ऐसा नहीं सोच रहे थे, ये तो ऐसा लगती नहीं थी, अब इसके माँ बाप ने इसे कुछ नहीं सिखाया होगा। तो ये ओवर्ट नार्सिसिस्ट की जगह अक्सर माँ बाप, तुम्हारे घर वाले, ये चीज़ों का ना हमेशा चलते रहता है, उसकी कमियां दिखाई जाती है बहू को लेके। अब वो बहू भी ओवर्ट हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सास ही ओवर्ट होती है। लेकिन अगर बहू ओवर्ट नार्सिसिस्ट है तो ये रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। कब क्या डाइवर्स हो चुका रहता है, बहुत जल्द डाइवर्स हो जाता है, क्योंकि बेटा अगर समझदार है तो उसको पता है अपना रिलेशन कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, अपनी बाउंड्रीज कैसे सेट करना चाहिए और अपने घर को कैसे सेफ रखना चाहिए और ये टॉक्सिसिटी को कैसे दूर करना चाहिए। तो वो बेटा हमेशा सही डिसीजन लेता है और उस बहू को बहुत जल्द डाइवर्स दे देता है। एक ओवर्ट नार्सिसिस्ट यदि सासू माँ होती है तो वो सिर्फ बहू तक सीमित नहीं होती है, इतना अच्छा मैनिपुलेटिव गेम खेलती है वो अपने बेटे पे और अपने बेटे के बच्चों पे भी। वो अक्सर अपने बेटे के बच्चों से यही ताने मारती है कि तुम्हारी माँ को ये नहीं समझता है, वो नहीं समझता है, तुम्हारी माँ से कहो ये करे, या फिर क्या तुझे अभी तक नहलाया नहीं है, तुझे अभी तक खाना नहीं दिया है। वो जानबूझ के लाउड बोलती है, तुझे अभी तक खाना नहीं दिया है, तुझे अभी तक नहलाया नहीं है, तेरी माँ को ये भी नहीं समझता है। वो बेटे के सामने मतलब उसके कानों पे वो शब्द पड़े, इसलिए वो जानबूझकर कहती है ये सब। वो चाहती ही नहीं है। ये जो नार्सिसिज्म होता है ना, वो अक्सर ये चीजें एंजॉय करते हैं, माहौल खराब करना। और एक खराब माहौल में वो जो ड्रामा क्रिएट होता है ना, एक मूवी देखे जैसे लगता है इनको। मतलब इनको एनी टाइम कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा थ्रिल चाहिए, ऐसा कुछ क्रिएट कर देते हैं कि एक ड्रामा क्रिएट हो जाए, घर में एक मतलब महाभारत सा मच जाए कि लोग उसको फिर एंजॉय, मतलब ये लोग उसको एंजॉय कर सके फिर। और इनकी आदत तो होती ही है, अपनी बेटियों को फिर फोन लगा के सब चीजें बताती है। आज घर में ऐसा हुआ था, आज घर में बहू ने ऐसा किया, आज बहू बेटे के बीच में लड़ाई हुई थी, आज बहू ने अपने बच्चों को टाइम पे खाना नहीं दिया, उसको तो कुछ समझता ही नहीं है और इतनी मतलब कामचोर है कि उसने बाई लगा लिया। क्या उससे इतना भी काम नहीं होता है? काम वाली बाई की इतनी भी क्या जरूरत थी? काम वाली बाई के बहाने उसको अपना एंजॉयमेंट करना है, उसको बाहर जाना है, अपना फोन पकड़ना है, पता नहीं दिन भर फोन पे पड़ी रहती है, न जाने क्या से क्या बातें बोल देगी। तो ओवर्ट लोगों के अक्सर कंप्लेंट्स ही रहते हैं, वो टाइम पे खाना नहीं देती है, वो मेरे बेटे को ठीक से देखती नहीं है, वो किसी को खुश रखती नहीं है, अपने बच्चों पे ध्यान नहीं है उसका, पता नहीं हमको ये कहाँ से मिल गई है। मतलब वो ये विक्टिम कार्ड प्ले करती है कि वो उसी से वो भुगत रही है, मतलब सब कोई उसके द्वारा परेशान है, वो ये दिखाना चाहती है। जबकि उल्टा होता है, उसकी मानसिकता इन लोग खराब कर रहे होते हैं। तो वो बहू की जो है मेंटल हेल्थ धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, अगर आप एक ओवर्ट सास से गुजर रहे हो, तो आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको उससे फोकस हटा के आपको एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा कि आपके हस्बैंड कैसे। सबसे पहले ये देखो कि अगर वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है, आपको समझते हैं, इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज्यादा है आप दोनों के बीच, तो आपने उसके बारे में, मतलब आपकी सासू माँ के बारे में उससे बातें डिस्कस करना चाहिए। वो भी एक अच्छा सा वक्त देख के। घर पे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। क्योंकि इन लोगों की बहुत बड़ी खासियत होती है कि ये अपने कमरे में भी रह के यहाँ वहां, जब भी अपना बेटा अपनी बहू के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है, उनको कान लगा के हर बात सुननी होती है कि इन दोनों के बीच इतना क्या बात चल रही होगी, कहीं मेरे बारे में, क्योंकि उसको पता है कि उसकी गलती है, तो मेरे पीठ पीछे मेरी बातें हो रही है क्या, इनको ये भी जानना रहता है। तो अक्सर वो बहाना, मतलब घूमने का बहाना, कुछ काम से घूमने का बहाना बता के वो कान लगा के हर बात को सुनते रहते हैं। अक्सर ये लोग ना, मतलब तुम्हारी मम्मी क्या कह रही थी करके बच्चों से भी जानने की कोशिश करते हैं, इन लोगों की आदत होती है। अगर आप भी इन चीजों से गुजर रहे हैं तो एक ही सजेशन देना चाहूंगी कि आप अपने हस्बैंड पे फोकस कीजिए, ना कि आपकी ओवर्ट नार्सिसिस्ट सासू माँ पे। अगर आपके हस्बैंड के साथ इमोशनल बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, वो आपको समझते हैं, तो आप एक कमरे में उनके साथ बातें शेयर कर सकती हो। लेकिन ये बात का ध्यान रखना होता है कि उस वक्त वो उस घर में प्रेजेंट ना हो। अगर आपकी सासू माँ उस टाइम पे घर पे रहती है तो फिर कहीं ना कहीं बात बिगड़ने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये इस टाइप के लोग होते हैं, वो अक्सर यही जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों के बीच क्या बातें चल रही है। वो किसी न किसी किचन में जाने के बहाने या किसी काम के बहाने ना कान लगा के उसको सुनना ही रहता है कि इन दोनों के बीच क्या बातें चल रही है।
वो दिल से निकलवाना बहुत आसान है उसके बेटे के दिल से कि वो बहू ने तुमसे क्या बातें की थी करके। वो इतना मैनिपुलेटिव गेम इतना अच्छा खेल जाते हैं कि किसके दिल में क्या चल रहा होता है, किसने क्या डिस्कशन किया है, ये सारी बातें खोद-खोद के पूछना, इन लोगों को निकालना बहुत ईज़िली आता है। ये एक तरह का उनका क्या बोलते हैं टैलेंट है। इसलिए बेटर यही होगा अगर वो घर पे है तो ना शेयर करे ये सारी चीज़ें, अगर वो घर से बाहर है तो आराम से ये सारी चीज़ें पे डिस्कस कीजिए कि अब आगे कैसा करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसकी बुराई कीजिए, मैं ये कह रही हूँ कि तुम्हारा जो साइड है कि मेरे साथ ये हो रहा है, अब मैं ये बेयर नहीं कर पा रही हूँ और ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। कहीं न कहीं मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है और मेरे बच्चे भी ये सारी चीज़ें देखते हैं और कहीं न कहीं बच्चे सीखते भी हैं एनवायरनमेंट से। और ये भी हो सकता है कि अगर बच्चे नहीं हैं, वो लेडी जो है न्यूली मैरिड है, उसके साथ ये सारी चीज़ें बीत रही है, तो कल चल के जब वो प्रेग्नेंट हो जाएँगी, तो एक प्रेग्नेंट लेडी को इस तरह का टॉक्सिक एनवायरनमेंट कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें अपने हस्बैंड को बहुत ही अच्छे से समझा के कि वो समझ पाए कि इस एनवायरनमेंट में मुझे रहना है कि नहीं रहना है, क्योंकि मेरी मेंटल कंडीशन अब खराब हो रही है, क्योंकि मैं भी कभी कुछ बोल दूँगी तो घर में तमाशा हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहती कि बाहर वाले हमारे घर का तमाशा देखें। तो इतने अच्छे से समझा के, क्योंकि कोई झगड़ा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो चीज़ है ना बहुत नाज़ुक होती है, इनको ना इसी तरह हैंडल किया जाता है। तो इसको इसी तरह समझाइए अपने हस्बैंड से, क्योंकि वो भी अगर इतने प्यार से समझाने के बाद भी नहीं समझता है, तो इसका मतलब वो टिपिकल मम्माज़ बॉय टाइप का बंदा है। और ऐसे बंदे कभी भी अपनी माँ को लेके गलत समझेंगे भी नहीं और उसके बारे में कुछ गलत बोल रहे हो तो वो समझने की कोशिश नहीं करेंगे, उल्टा तुम्हें ही गलत बोलेंगे, 4 बातें सुना देंगे, अगर तुमने उल्टा कुछ बोल दिया तो 2 हाथ मार भी देंगे। तो ये इस टाइप के लोग होते हैं। या फिर अपने हस्बैंड के साथ जब तुम बाहर जाते हो, तो वहाँ पे कोई एक अच्छा-सा लोकेशन देख के, अच्छा टाइम देख के, उसका मूड देख के इन चीज़ों को शेयर करना होता है। मतलब शेयर भी करते हो तो एकदम गुस्से में मत शेयर कीजिए, ऐसा-ऐसा हो रहा है, वैसा-वैसा हो रहा है, मैं अब कैसे जीऊँ? ये सारी चीज़ें ना बहुत नाज़ुकता से हैंडल करना होता है। अगर आपने एग्रेशन में बोला ना तो वो स्टार्टिंग से सुनना भी नहीं पसंद करेगा, क्योंकि वो तो यही कहेगा कि मैं इतने अच्छे मूड से तुम्हें बाहर घुमाने लेके आया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें परेशान देख रहा था कि घर में माहौल कुछ खराब सा नज़र आ रहा था और तुम हो कि यहाँ पे भी घर की बातें लेके बैठी हो। ये अक्सर मैक्सिमम हस्बैंड का डायलॉग होता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी ये जो परेशानियों वाली जो बात होती है ना, तो ये बाहर सुनना पसंद नहीं करता है। उसको ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने हम आए हैं, तो बस ये अच्छा-अच्छा चलना चाहिए। ये सारी बातें डिस्कस नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है जब तक आप अंदर से खुश नहीं रहते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि कब मैं शेयर करूँ, लेकिन यहाँ पे आदमी फेल हो जाता है एक वाइफ़ को समझने में। जेंट्स और लेडीज़ के इमोशंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जेंट्स को ये लगता है कि मैं अगर दिन भर घर से बाहर जाके जॉब करता हूँ, वहाँ पे मुझे बहुत सारा टेंशन होता है। अब जब मैं जॉब से घर जाता हूँ, तो वाइफ़ ने अपने टेंशन्स मुझ पे थोपती है, हमेशा फैमिली को लेके शिकायत करती है, माँ को लेके, बाबूजी को लेके शिकायत करती है। तो ये सारी चीज़ें उसको बर्दाश्त नहीं होती है। उसको ऐसा लगता है कि अब मेरी लाइफ़ बहुत ज़्यादा पिस रही है, स्पॉइल हो रही है। मैं किसी भी एंगल से खुश नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही मतलब नाजुकता से हैंडल करनी होती है। उसको यही लगता है कि तुम भी एक तरह से उसको मेंटली टॉर्चर ही कर रही हो। तुम्हारी बातें उसे टॉर्चरिंग लगेंगी, क्योंकि उसको यही लगेगा कि मैं तो इतना अच्छा माहौल में लेके आया, लेकिन साला इसको अभी भी खुश रहना नहीं आ रहा। इसको हमेशा शिकायतें ही करनी होती है, यहाँ पे भी मम्मी-पापा की ही बातें कर रही है। मतलब ये कैसी लेडी है? लेकिन वो कभी ये नहीं समझ पाएगा कि तुम जिस एनवायरनमेंट में दिन भर रह रही हो कि वो कितना टॉक्सिक हो चुका है, उसके एब्सेंस में कितनी नेगेटिविटी वहाँ फैलाई जा रही है और क्या गेम प्लान किया जा रहा है, कितना मैनिपुलेटिंग गेम हो रहा है। वो ये चीज़ों को समझने की कोशिश ही नहीं करेगा। वो यही कहेगा, तुम तो समझदार हो, तुम तो पढ़ी-लिखी हो, तुम तो समझ सकती हो, वो उतना पढ़े-लिखे नहीं हैं, वो तो बुज़ुर्ग है, अब थोड़ा-सा तो तुम्हें एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट वर्ड ये हर कहीं सुनने मिलेगा। जिस किसी के भी घर में प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है ना, तो वहाँ पे अक्सर एडजस्ट कर लो वाला एक शब्द फेमस होता है। एडजस्ट कर लो। क्या हम एडजस्ट करने के लिए ही पैदा हुए हैं? ये चीज़ों को समझना नहीं पड़ेगा। हेल्दी डिस्कशन नहीं हो सकता है।
एक हेल्दी डिस्कशन में हमेशा कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलता है और वो बहुत ही फ्रूटफुल होता है। लेकिन जहाँ एडजस्टमेंट की बात की जा रही है तो समझ लीजिए कि वहाँ पे कुछ ना कुछ कमी है। वो एक हेल्दी रिलेशनशिप कभी नहीं हो सकता है जहाँ पे तुम्हें एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, जहाँ पे तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, जहाँ पे तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारे जो भी हॉबीज या फिर तुम्हारे इंटरेस्ट, इन चीजों पे कभी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, तुम खुश नहीं हो और तुम्हारे पीठ पीछे बहुत सारी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। तो ये जो मैनिपुलेटिंग गेम चल रहा है, डोमिनेटिंग नेचर उन लोगों का है, तो इस एनवायरनमेंट में रह के तुम कभी अपनी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। तो कोशिश यही रहना चाहिए कि इन लोगों को ना बोलते हुए सबसे पहले हस्बैंड से ही बात करनी चाहिए, क्योंकि वो उसके साथ ही तुम्हें लाइफ लॉन्ग साथ में रहना है। तो हस्बैंड के साथ बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही अच्छे से, ताकि वो समझ सके, प्यार से 1 2 बार 3 बार कर लेने के बाद जब तुम्हारे समझ में आ जाएगा कि ये बंदा भी मेरी बात कभी नहीं सुनता है, तब तुम्हें एक्शन लेने की जरूरत पड़ जाएगी। तब एक्शन लेना पड़ेगा कि अब तुम बताओ आगे मैं कैसे लाइफ जीऊँ। तुम ही समझाओ मुझे कि मैं ऐसे एनवायरनमेंट में मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ तुम्हारे लैंग्वेज के हिसाब से। यदि मुझे एडजस्ट करना है तो मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, अब मुझे क्या करना पड़ेगा। तुम क्वेश्चन करो, तुम बताना छोड़ दो, अब उन्हीं से क्वेश्चन पूछना शुरू करो। तो अब मैंने क्या करना चाहिए, मुझसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो उनका रिप्लाई आने दो, देखो, फिर उसके बाद डिसीजन लो। क्योंकि आजकल जो है, ये अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई भी सासू माँ या नंदे या जिठानी या थर्ड पर्सन कोई भी इन्वॉल्व होता है, आजकल तो इतने सारे कानून बने हैं, एक एक्शन लोगे ना कानूनी कार्रवाई हो जाएंगी। उनको एक डर बना रहना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन खुद ही अपने आप में बहुत नाजुक डोर से बंधा होता है। आप मानो या ना मानो, चाहे कितना भी लव मैरिज कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत ही नाजुक डोर से बंधा है। कब टूट जाए बता नहीं सकते, एक छोटी सी बात से भी टूट सकता है, एक छोटा सा मैनिपुलेटिंग गेम की वजह से, एक शंका से भी टूट सकता है रिलेशन। तो एक दूसरे के बीच बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, वैसा बॉन्ड क्रिएट होने में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लगती है, वैसी केमिस्ट्री बनने में। तो ठीक है, अभी आज के लिए तो बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे और आपको रिलेटेबल लगे तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि और लोगों को हेल्प हो सके। आप ज़रूर बताना कि आप किसी ओवर नार्सिसिस्ट से अगर जूझ रहे हो तो वो आपके कौन से ऐसे फैमिली मेम्बर है और आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, ताकि और लोगों को उससे मोटिवेशन और उससे हेल्प मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।